ऐसा करके हम मान लेते हैं। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मान लो z1 का आर्गुमेंट थीटा 1 है, इसका मतलब ये है कि बस z1 कहीं पे जो रखा हुआ है वो थीटा 1 एंगल पे रखा हुआ है, जो z1 रखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली z2 कहाँ पे रखा हुआ है, थीटा 2 पे रखा हुआ है। तो हम लोग, तुम्हें याद है हम लोग कुछ ऐसा बोला करते थे कि z को हम लोग r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं करके। ठीक है, ये याद होगा। ठीक है, तो हमने इसी को और क्या बोला था हम लोग कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ये वाला नोटेशन ना कई बार काम आता है, बहुत ज़्यादा बार। ऐसा क्यों होता है इसका मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दिया था। मैंने बोला कॉस थीटा एक सीरीज है, साइन थीटा एक सीरीज है। ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ लोगे जब, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा उस सीरीज को, तो ई टू द पावर आयोटा थीटा जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। ये बोला था। अब तुम ना 1 मिनट के लिए इस चीज़ का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो तो, जैसे मैंने कोई z दे रखा है, तो ग्राफिकली ये कुछ एक नंबर को रिप्रेजेंट कर, ग्राफिकली एक कोई लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं उसको ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख रखा हूँगा। अगर मैं मान लो कोई एक दूसरा नंबर, कोई भी एक दूसरा नंबर, जैसे कि मान लो हम ए नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बेसिकली मीन कर रहा होगा कि हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। तो इसका मतलब ये नहीं होगा क्या कि ए इंटू आर को कोई नया कांस्टेंट बना लो, मान लो कोई नया आर डैश बना लो, ई टू द पावर आया था थीटा, तो ये ना एंगल को नहीं चेंज अफेक्ट करता है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, बस इतना बोला है कि तुम ले लो चाहे कुछ ले लो, आयोटा प्लस थीटा ले लो, सॉरी 1 प्लस आयोटा ले लो। तो 1 प्लस आयोटा कोई कोई ना कोई एंगल पे तो होगा ना। अब तो तुरंत बता देना चाहिए तुम्हें कितना एंगल पे है ये, बता सकते हो क्या? 45 डिग्री पे है ये, दोनों बराबर हैं इसलिए 45 डिग्री है ना, बराबर रहता तो 45 रहेगा। अब मैं मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि 4 टाइम्स मैं जेड लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 4 टाइम्स आयोटा प्लस वन, 1 प्लस आयोटा लिखूंगा। ठीक है, तो एंगल पे नहीं फर्क पड़ा है ना। अभी भी अगर तुम एंगल निकालना चाहोगे, tan अल्फा याद करो निकाला करते थे, मॉड मॉड बी बाई मॉड ए। ठीक है, मॉड बी बाई मॉड ए, तो अभी भी एंगल उतना ही है, 45 डिग्री है। तो जब 4 टाइम्स जेड की हो तो ग्राफिकली व्हाट डज इट मीन कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड 4 गुना बढ़ गया है। ये लेंथ पहले अगर √2 रहा करती थी, √2 है ना ये लेंथ, देख पा रहे हो यहाँ से, √2, तो अब जब 4 से मल्टीप्लाई कर दियो ना तो 4 गुना लेंथ बढ़ गया अब इस नए नए वाले नंबर का, 4√2। अब जो नया हमने नंबर बनाना चाहिए वो ये है। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर डज नॉट चेंज इट्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है। हम्म, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो कैसा होगा फिर आर्ग्यूमेंट? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आर्गुमेंट बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मान लो कोई -4 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो -4 आयोटा हो जाएगा। अब ये उस क्वाड्रेंट में नहीं रह गया है ना। ठीक है, नहीं नहीं, tan अल्फा सेम है ना, लेकिन आर्गुमेंट थीटा होता है। ठीक है, थीटा तो कुछ माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाएगा, समझ रहे? हम्म, चलो इस बात में मैं तुम लोग को लगता है कि तुम लोग को थोड़ा सा और सिखाऊं मैं, क्योंकि अगर इस पे देखा जाए, देखो ना तुम, जब हम लोग ये नोटेशन यूज़ करते हैं ना यार कि z इक्वल टू आर टाइम्स ई टू द पावर आयोटा थीटा, या फिर फिलहाल के लिए तुम ऐसा मानो आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में हमेशा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और वो कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी ना तो वो इन दोनों जगह से निकल करके आ रही होगी, अगर कुछ नेगेटिव कहीं से आ रहा होगा तो। सोचो तुम्हें याद है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जैसे मैं एक 120 डिग्री दे दूं, जैसे कि मान लो ये लिख देता हूँ मैं,
√3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये तो खैर चलो दोनों प्लस हो गए, इसको माइनस में ले लेता हूँ, -√3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो आर जो होगा वो इस केस में क्या होगा, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, क्या होगा आर। अब मैं फास्ट क्या करूँगा यार, तो ये सबको ना प्लीज़ एक बार में सोच लिया करना, अगर ना समझ में आए तो तुरंत पॉज कराना। तो 3 + 9 कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है ना, तो 2√3 होगा। आर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यही बोलना चाह रहा हूँ, Z = 2√3, ठीक है। कुछ कॉस थीटा प्लस कुछ आयोटा साइन थीटा, ठीक है, जस्ट एज अ रिविजन क्वेश्चन। अब हाउ टू फाइंड द थीटा, तो हम लोग बोलेंगे tan अल्फा फाइंड करो। tan अल्फा होगा मॉड बाई मॉड, ठीक है, मॉड बाई मॉड। तो ये कितना हो जाएगा, √3। तो इससे अल्फा कितना पता चलेगा, 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस, तो ये किसी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हुआ करता था, पाई माइनस अल्फा हुआ करता था, ठीक है। तो 120 डिग्री हुआ, पाई माइनस अल्फा हुआ करता था, है ना, भूल गए हो तुम लोग, मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये सब किए, हमें यहाँ पे थीटा पुट करना है ना, अल्फा नहीं, अल्फा तो बस एक फर्स्ट स्टेप है, अल्फा तो सिर्फ ये तुमने पता किया, बट ये आर्गुमेंट नहीं है हमारा, आर्गुमेंट यहाँ से देखा जाता है। तो हमने z को फिर लिखा 2√3 कॉस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना ऐसे दिखते नहीं रहता दूर से स्टूडेंट लोग को, फर्स्ट फर्स्ट पहले पहले बार में, कि यहाँ पे नेगेटिव टर्म कहाँ है ऐसा बोलते हैं, जबकि हमारे आंसर में नेगेटिव टर्म है, तो है ना, अगर ध्यान से देखो तो cos 120 है, cos 120 नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसी z को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोल दूं मैं 2 टाइम्स, कोई Z2 बनाए, वो 2 टाइम्स z है मान लो, सॉरी -2 टाइम्स, ठीक है ना, -2 टाइम्स मान लो, तो -2 -√3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो अगर तुमने z को माइनस से बस मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 2√3 प्लस, देखते जाओ फिर देखोगे। अब ये मत बोल देना कि तुम्हारा r नेगेटिव आ जाएगा, r अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। r कितना है, अब इसका स्क्वायर 4 × 3 = 12 और इसका स्क्वायर 36, ठीक है। पहले जितना भी आता रहो, 48 है ये, ठीक है ना, तो पहले से 2 गुना ज़्यादा आएगा, समझ रहोगे, 4√3 आ रहा है ये, क्योंकि 4 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 × 3 48 आ जाएगा, है ना। और एंगल जो है ना, एंगल इसका, ठीक है, एंगल पता करते हैं, तो tan अल्फा पता करेंगे। tan अल्फा कितना होगा, मॉड बाई मॉड, तो अभी भी ये कितना आ गया, 60 डिग्री ही आ गया, समझ पा रहे होगे, 60 डिग्री आ गया अभी भी इसके चलते। 60 डिग्री, तो अब लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में ये नंबर हमारा, फाइनल नंबर ये आया है अब हमारा, अब ये हमारे लिए ये क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट में होने के चलते जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का ये रूल था, अगर तुम्हें कल याद होगा तो, है ना। ये जो निकालते हैं ये अल्फा होता है, और यही हमारे लिए माइनस थीटा है, या फिर थीटा को माइनस अल्फा बोल लो, तो ये हो जाएगा -60 डिग्री। तो ये नंबर को कैसे लिखते फिर, 4√3 कॉस -60 प्लस आयोटा साइन -60, ठीक है। तुम चाहो तो इसको और ओपन कर सकते हो, कॉस -60 की वैल्यू तो कॉस 60 ही होती है, नहीं जानते हो तो पूछो मेरे से, माइनस आयोटा साइन 60, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए Z2। देखो एंगल बदल गया कि नहीं बदल गया, एंगल तो बदल गया ना, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने में एंगल बदल सकता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना।
अच्छा याद करो, मैंने इसको क्या नोटेशन से लिखने के लिए बोला था? आर ई टू द पावर आयोटा, आर ई टू द पावर, आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये क्या लिखते तुम? 2√3 ई टू द पावर आयोटा 120 डिग्री लिखते। ये जेड होता हमारे लिए, ये नोटेशन में। तुम लोग ये नोटेशन इसका लिख करके दिखा सकते हो मेरे को? जब भी ये लिखा है मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या तुम्हें ओपन करना है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना? तुम इसका लिख करके दिखाओ मेरे को ये नोटेशन। इसी का बस लिख करके दिखाओ, चलो। ए टू द पावर आयोटा थीटा नोटेशन। कितना आ रहा है इसका अनुषा? कोई नहीं बता पा रहे हो क्या तुम में से? एक बार आर पता करना है, एक बार थीटा पता करना है, फिर तुम्हें आर ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख देना है। 45 डिग्री तो नहीं होगा। 45 डिग्री नहीं है। तुम अल्फा निकाल करके आंसर लिख दिए हो। थीटा निकालना है तुम्हें। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। आर निकालना बहुत सरल है। 5 और 5 का 5√2 होगा, ठीक है। अल्फा निकालना भी बहुत सरल है। tan, है ना? अल्फा निकालना क्यों सरल है? क्योंकि मॉड मॉड चाहिए। मॉड मॉड, मॉड मॉड में किया तो 5/5 आ गया। तो अल्फा तो 45 डिग्री हो गया। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव और वाई एक्सिस में नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? माइनस अल्फा होता है। कैसे पता? ये है बस। तो जो z होता वो होता 5√2 ई टू द पावर आयोटा -45 डिग्री, ठीक है। 90 कैसे आ गया अनुषा तुम्हारा? 90 नहीं आना चाहिए, -45 डिग्री आना चाहिए। देखो तो कैलकुलेशन में क्या ऐसा बात है जो तुम मिस कर रही थी? ठीक है, ओके। अब ये नोटेशन का फायदा क्या है ये देखना, बहुत ही अच्छा फायदा है इसका। अगर मैं तुम्हें z1 इक्वल टू r1 ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 दे रखा हूँ और कोई z2 दे रखा हूँ r2 ई टू द पावर आयोटा थीटा 2 है, ठीक है।
मैं तुम्हें बोलूँ Z1 × Z2 क्या है, तो तुम सीधे बता सकते हो R1 × R2 × e⁻⁷ θ1 + θ2 करके, ठीक है ना। समझ रहे हो, सीधे प्रोडक्ट ले लो, तुम जानते ही हो e⁻x e⁻y क्या होता है, e⁻x y x + y होता है, ठीक है, इसीलिए ये चीज लगाया है ना। रियलिटी में आयोटा θ1 + आयोटा θ2 किया है, फिर आयोटा को कॉमन लिया है, तब जाकर कैसा हुआ है। तो मैं 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई नया नंबर है, कोई भी नया z। तो मैं तुमसे बोलूँ कि अगर ये नंबर नया z है तो फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, सॉरी, फाइंड मतलब वो, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस z को मैं क्या लिख रहा हूँ, इस z को मैं e⁻θ लिखना चाह रहा हूँ, r इंटू e⁻θ। तो ये z का मॉड कितना हुआ, r, जो कितना हुआ r1 × r2, ठीक है, और इस z का आर्गुमेंट कितना हुआ θ1 + θ2। कंपेयर करके बता सकते हैं ये बात को, ठीक है, कंपेयर करके बता दिए। तो तुम लोग समझ रहे हो, एक फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं ऐसा कि ये फॉर्मूला बना रहा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ऐसे लिख लो, इफ z = z1 z2 अपॉन z3 z4, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4। कैसे हुआ मैं प्रूफ करता हूँ, देखो, इसको लिख सकते हैं r1 e⁻⁰1, ये लिख सकते हैं r2 e⁻⁰2, नीचे में भी है r3 e⁻⁰3, r4 e⁻⁰4, ठीक है। तो R1 R2 R3 R4 तो मल्टीप्लाई हो गए हैं, इसके बारे में पूछ नहीं रहा अभी एग्जामिनर, अभी सिर्फ उसको आर्गुमेंट से मतलब है। तो इसमें लिख सकते थे i⁻θ1 + i⁻θ2 माइनस i⁻θ3 माइनस i⁻θ4, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते थे, इस पूरे चीज को ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाला चीज चलो लिख देता हूँ मैं, R3 R4 e⁻θ1 माइनस थीटा प्लस θ2 माइनस θ3 माइनस θ4। अब मैं बोलूँ कि ये जो नया नंबर तुम्हारा आया है z, इसका आर्गुमेंट क्या है, तो तुम बोलोगे ये मेरा आर्गुमेंट है करके, है ना। और ये आर्गुमेंट क्या है, पहले का आर्गुमेंट प्लस दूसरे का आर्गुमेंट माइनस तीसरे का आर्गुमेंट माइनस चौथे का आर्गुमेंट, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल थिंग। और देखो ये एज अ प्रॉपर्टी याद रखना तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और प्रॉपर्टी देखो, आर्गुमेंट ऑफ, जैसे जेड ले लेते हैं, जेड वन कुछ ऐसा है मान लो, तो मैं अगर Z1 × Z1 करूँ तो इस नोटेशन में तो बहुत सरल है ना हमारे लिए सब चीज, ऐसा लिख देना, क्या हो जाएगा, ये R1 का स्क्वायर e⁻⁰θ1 + θ1, R1 का स्क्वायर e⁻⁰2 थीटा हो जा रहा है। क्या कर रहा हूँ यार, Z1 है ये, है ना, तो इसको मॉड Z1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का स्क्वायर कितना आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का स्क्वायर कितना आया, 2 थीटा, ठीक है। इसको क्या बोल सकते थे, 2 टाइम्स, इसको ऐसा बोल सकते थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, जैसे यहाँ पे क्या किया, Z1 × Z2 था तो उसको रियलिटी में खोले हैं, तो यहाँ पे भी इसको दिमाग में ऐसा सोच सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 × Z1 ही है, Z1 × Z1 ही है। तो क्या बोलते हैं, आर्ग ऑफ Z1 प्लस आर्ग ऑफ Z1। तो थीटा तो ऐसे ही आएगा ना निकल करके,
कुछ दिक्कत है क्या इसमें? इसी प्रकार इसी प्रकार कोई भी दुनिया का z दिया हो, z1 टू द पावर n, अगर कोई भी n करोगे तो वो नंबर ऐसा बन जाएगा n θ1। और इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? n टाइम्स θ1। इसको क्या बोल सकते थे? n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बोल सकते हो। इस नोटेशन से देखो ना, ये नोटेशन से तो क्लियर दिख रहा है ये तो पूरा। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ फिर। चलो इसी को, इसी इतना से सीख गए तो अब ऊपर में आ जाओ। और ऊपर में इस फॉर्मूले को ना सबसे एकदम जनरल बना देते हैं, एकदम ही जनरल, कि z1 टू द पावर a था, z2 टू द पावर b था, z3 टू द पावर c था, z4 टू द पावर d था। कोई ऐसे पावर थे तो z1 टू द पावर a होने के चलते यहाँ पे समझो a टाइम्स ये इतना हो जाएगा, ये b टाइम्स इतना हो जाएगा, ये c टाइम्स इतना हो जाएगा, वो d टाइम्स इतना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इससे इससे जनरल एक्सप्रेशन तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तुम ये बोलने की गलती मत करना कि आर्गुमेंट ऑफ कोई z1 प्लस z2 है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 ऐसा नहीं बनेगा ये। दिस विल नॉट बी द केस। करके दिखा दूं? करके ये दिखा देता हूँ, देखो 1 मिनट में। z1 को 1 मिनट के लिए मान लो कि वो आयोटा है, z2 को भी 1 मिनट के लिए मान लो 2 आयोटा है। ठीक है ना, ऊपर में लिख देता हूँ जगह जहाँ पर z1 को मान लो आयोटा है, z2 को मान लो 2 आयोटा है। तो दोनों नंबर कहाँ पे रखे हुए हैं? यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, एक इधर और एक और यहाँ कहीं पे रखा हुआ है ना। हमेशा ग्राफ से भी सोचते रहना। तो दोनों का आर्गुमेंट इंडिविजुअली, इसका आर्गुमेंट भी 90 डिग्री है, इसका आर्गुमेंट भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं z1 प्लस z2 करूँ, सिर्फ z1 प्लस z2, तो क्या आ जाएगा? 3 आयोटा आ जाएगा। और 3 आयोटा कहाँ पे रखा होगा? यहीं कहीं पे रखा होगा। तो इसका आर्गुमेंट भी कितना आना चाहिए? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 कितना आना चाहिए? आना वैसे ये चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, बट इस फॉर्मूले से अगर गलती से कर बैठे कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये तो 180 डिग्री आंसर दे बैठे। समझ, ये गलत हो जाएगा। तो सम में खुलता नहीं है वो, सम में खुलता नहीं है, प्रोडक्ट में सम की तरह ओपन होता है। कहने का ये मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 जो है ना, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, ये हमने e टू द पावर आइटा थीटा के प्रोडक्ट से वेरीफाई किया है। ठीक है, इनके लिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इनके लिए नहीं पता, नहीं है। ठीक है, तुम्हें करके देखना होगा जो z1 और z2 दिया होगा उसके हिसाब से। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं ऐसा लिख दूं z1 z2 z1 z2 z3 कुछ ऐसा लिख दूं, इसका मतलब क्या है? तुम इसको z1 का स्क्वायर इंटू z2 का स्क्वायर भी मान सकते थे। ठीक है, फिर ऐसे बोल दो कि z1 को मेरे को कई बार लिखवा रहा है ये, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जेड से तो वैसे भी एक बार था। क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग परेशान हो गए लग रहा है मेरे को। z1 ये देखो, ये और
ये निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैं एकदम जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। अभी तक के हमारे डिस्कशन के हिसाब से यहाँ से दिख रहा है कि 45 डिग्री है। ठीक है, ये कितना डिग्री है देखो, कैसे देखते हैं तुरंत तुरंत। पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3/√3, मतलब √3 मतलब 60 डिग्री है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये गिनना है। ठीक है ना, ये गिनना है, और ये है 120 का, तो नेगेटिव में गिनेंगे क्योंकि तो माइनस वाले एक्सिस में गया है ये, समझ रहे हो। फिर ये देखना है, तो मैग्नीट्यूड तुरंत देख लो, 2√3/6 मैग्नीट्यूड, तो ये आ जा रहा है 1/√3 मतलब 30। ठीक है, और है कौन से क्वाड्रेंट में ये, इसमें माइनस जाओ और प्लस जाओ, तो यहाँ पे है, और ये बोल रहा है 30 डिग्री हो करके, तो मैं इसका क्या गिनूंगा, 120 डिग्री गिनूंगा, सॉरी 150 डिग्री गिनूंगा। समझ रहे हो, 150। अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए चलो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या ही टफ हो गया, यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 45 डिग्री प्लस Z2, Z2 ये था, Z2 ये था, है ना, माइनस 120 डिग्री, माइनस 4 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 जो है 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जा रहा है 90 माइनस 120 प्लस 6, सॉरी माइनस 600। तो ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है 720 में से 90 हटाएंगे तो कितना होता है, सही है क्या। ठीक है, -630 होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट तो है, बट ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। याद है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो -180 से 180 के बीच में होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट आर्ग्यूमेंट है ये। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं बोलूंगा यार मेरा मकसद ये है कि इसको, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना ही है, और प्रिंसिपल, इसमें 360 जोड़ दो और उम्मीद करो कि पहुंच जाए वो उस रेंज में, क्योंकि 360 जोड़ने या घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 360 फुल सर्कल को डिनोट करता है। फिर से तुम वहीं आ गए होते हो। ठीक है, तो इसमें 360 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये 0 7, ठीक है 2, तभी भी नहीं पहुंचा ये, समझ रहे हो, तब भी नहीं पहुंचा, तो मैं क्या करूंगा, एक बार और जोड़ लूंगा, क्योंकि फिर से 360 जोड़ने में क्या बुराई है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका आर्गुमेंट आकर के कुल मिलाकर के इतना आया है। पॉजिटिव है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल देखना तो। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन वैसे वैसा क्वेश्चन है जिसे हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, Z1 Z2 Z3 Z4, समझ रहे हो। बट सीबीएसई में हम लोग वैसा नहीं करते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, वो मेथड कॉम्पिटिटिव के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई ट्रिक खेल रहे हैं अपन, वहाँ पे रादर थोड़ी ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए। टफ तो नहीं था, बस थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ा। तो ऐसे में सीबीएसई में आएगा ना, तब तुम इसको तो सीधे ऐसे कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, देखना इन्होंने वैसे ही किया होगा। ये देखो मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया, 9 - 4 3 हो, 9 - 4 5 हो गया। फिर नीचे में, ताकि मैंने क्या बोला था, नीचे में आयोटा छोड़ना नहीं है, तो नीचे वालों का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ये फॉर्म आया। जब ये फॉर्म आया तो इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, अच्छा इसने आर्गुमेंट पूछे नहीं, कॉन्जुगेट पूछ रखा है, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए तो और भी सरल है, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो।
फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कर लोगे तुम। अभी मत करो, ठीक है। इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें जिस पॉइंट के लिए अटेंशन लाना चाह रहा हूँ उस पर बस फोकस करना। जब भी ऐसा कुछ दिया है तुम्हें ये लाना है, तो दोनों साइड मॉड ले लो, खत्म कर दो बात को, या तो उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मेथड वन बता रहा हूँ, दोनों ऐसा नहीं कि कोई खतरनाक अलग मेथड मेथड है, ऐसा नहीं। मैं दोनों साइड मॉड ले लिया मान लो, ठीक है। या मैं क्या किया, एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्स माइनस आयोटा वाई से खुद के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, खुद के कंजुगेट से। तो इधर भी उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो देखो ऐसा हो गया, दोनों सेम बात ही तो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मॉड लिए हो तो तुम्हारे पास रियलिटी में क्या रहे, ऊपर वाले में रूट है ना, और ऊपर वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और नीचे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये तो वन हो गया, कट गया ये। तो रूट की वैल्यू वन है, ठीक है, तो इसका स्क्वायरिंग कर देना तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ लिख रखा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो जान रहे हो जेड जेड बार, देख पा रहे हो जेड इंटू जेड बार लिख रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा, जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, अरे यार ये तो पूरे पागल हो गए यार। चलो छोड़ो, ये कंप्लीटली वैलिड मेथड्स हैं सीबीएसई में, वैलिड हैं, कुछ गलत नहीं है इनमें, ठीक है ना। हाँ इन्होंने इन्होंने कुछ उसको सिंप्लीफाई करके, तो बहुत अननेसेसरी का सोल्यूशन है इनका, मतलब मेरे हिसाब से। क्वेश्चन देखो, फाइंड रियल थीटा, थीटा की रियल वैल्यू चाहिए जिसके चलते ये प्योरली रियल हो जाए। जब भी प्योरली रियल बोलता है इसका मतलब हमेशा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इमेजिनरी इक्वल टू जीरो, है ना। क्या बोल रहे हैं हरदीप सर, एलएचएस आरएचएस में सेम नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, सेम नंबर ही तो है। देखो हरदीप का डाउट है, उसको देखो, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है, देख ले। मेरे को लगा था कोई डाउट पूछेगा ये करके। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी दे रखा है, ठीक है। अच्छा तुम्हें ये पता है क्या कि जेड वन अगर जेड टू है, ठीक है, अगर, तो बार दोनों साइड लगा सकते हो। तो मैंने बार लगा दिए दोनों साइड। आ जाओ, कुछ और पढ़ाता हूँ फिर इसके नाम पे, उसको भी नोट्स में डालना, इसको भी नोट्स में डालो कि प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी में क्या होगा करके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो z जो है, जिसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, z2 जो है जिसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं मान लो, एंड इफ इट इज गिवन कि z1 z2 के बराबर है, अगर दिया है, ठीक है, देन इट मस्ट इम्प्लाई कि a1 भी a2 के बराबर है ना, एंड b1 भी b2 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, समझ रहे हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर है बोले हो ना, तो पक्का वो लोग दोनों सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, वही खुद वही नंबर भी राइट साइड में लिख रखा है, ठीक है।
या फिर इसी को तुम्हें थोड़ा देखना है तो ऐसा बोल सकते थे कि ये इसके बराबर है, और जब भी ऐसा दिया होता है तो रियल पार्ट से इक्वेट होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट से ही इक्वेट होता है। ठीक है ना? हाँ, इमेजिनरी पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट, उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट ही बोलते हैं। रियल पार्ट ये है। ठीक, इमेजिनरी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, क्वेश्चन करें इसके ऊपर में। जैसे कि मान लो α-3 प्लस बीटा प्लस बीटा आयोटा इक्वल टू 6, सॉरी 4 प्लस बीटा-2, सॉरी माइनस बीटा-2 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन है ये, इफ फाइंड अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है, अगर ये इसके बराबर है तो क्या करें करके। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे भाई तुमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल दिया है, पक्का ये लोग एकदम ही ज्यादा इक्वल हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं। हाँ, सिंस बोथ आर इक्वल, दोनों के कॉन्जुगेट भी सेम ही होंगे 100%। ठीक है ना? और ये बात कहाँ से निकल कर के आ रही है कि भाई मतलब इक्वल है तो रियल पार्ट भी सेम होने चाहिए, कॉन्जुगेट पार्ट भी इक्वल सेम होने चाहिए। याद करो, मैंने तुम्हें मना कर दिया था 4 आयोटा को 3 आयोटा से बड़ा है बोलने के लिए। मैंने बोला इनमें एकदम नॉनसेंसिकल बात है कंपेयर करना। तो इक्वालिटी भी तो एक प्रकार का कंपैरिजन है ना। इक्वालिटी भी एक प्रकार का कंपैरिजन है। तो ताकि कुछ भी नॉनसेंस ना हो जाए कंपेयर करते समय, तुम्हें ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दोनों बराबर ही हैं तब तो इक्वल तो कह ही सकते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ है तब तो इक्वल बोलोगे ही। ये तो एक्सियम जैसी बात हो गई। एक्सियम वो चीज़ें होती हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चार चार के बराबर होगा, एक्स एक्स के बराबर होगा, चाहे एक्स कुछ भी हो। एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑलवेज। ठीक है, तो इसीलिए दोनों बराबर हैं तो पक्का उसके रियल पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। एक बात याद रखना, जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो जेई में कि इफ अल्फा प्लस बीटा आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, देन अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3। तुम्हें बताना क्वेश्चन में, मान लो ये ट्रू है या फॉल्स है करके। तो हम लोग आंसर देंगे, सिर्फ इतना दे रखा है ना, और कुछ भी नहीं लिखा इस क्वेश्चन में, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं, सिर्फ इतना बड़ा ही क्वेश्चन है मान लो। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फॉल्स है करके। अब ये कैसे हो गया, अभी उसी चीज़ को हाँ कहने के लिए बोल रहा था और अभी मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं बात की एक गहराई को नहीं बता रहा था सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। बात में ये गहराई होती है, अल्फा रियल है कि नहीं है तुम्हें कैसे पता? अल्फा हो सकता है खुद इमेजिनरी हो, तब तुम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से थोड़ी कंपेयर कर रहे होगे। थोड़ा दिमाग से इसको समझने के लिए ऐसा समझो, अल्फा अगर मान लो 8 आयोटा हुआ गलती से, 1 मिनट के लिए मान लो। ठीक है, तो तुम 8 आयो देखना ना, 8 आयोटा प्लस बीटा आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा लिख रहे हो। ठीक है, तो आयोटा में एक्चुअली 8 प्लस बीटा रखा हुआ है ना। ठीक है, तो तुम्हें 8 प्लस बीटा को कायदे से 3 से इक्वेट करना चाहिए ना। ये चीज़ को वो लोग चेक करते हैं जेई वाले, वेदर यू नो दिस थिंग और नॉट, कि बिफोर इक्वेटिंग यू मस्ट बी वेरी अश्योर्ड दैट द कोफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है, देन द कोफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है, तो चलती फिरती लैंग्वेज में तो हमने कर दिया, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अल्फा और बीटा रियल है कि नहीं ये पहले चेक करना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे मैंने फ्रेम किया है तो गलत तो है ही ना ये। क्वेश्चन तो मैंने ऐसे फ्रेम किया है।
अगर वो क्वेश्चन देगा ढंग का तो वो ऐसा बताएगा ना। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। हैंग हो गए, 2 मिनट रुको। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखना। पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो ये मान लो जो ये क्वेश्चन भी था ना, हैंग हो रहा है, रुको। ये क्वेश्चन में ये गिवन था तुम लोग को कि अल्फा एंड बीटा आर रियल करके। इफ अल्फा बीटा आर रियल एंड ये दिया रखा है, तब सॉल्यूशन ऐसा होगा। ठीक है। नहीं दिया है तो मान करके चलेंगे अल्फा बीटा रियल है, लिखेंगे क्वेश्चन में हम सॉल्व करने से पहले, अज्यूमिंग दैट अल्फा एंड बीटा रियल। ठीक है, तब वो एकदम कंप्लीट आंसर होगा। अगर हवा नहीं लग